हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नज़दीक आ रही है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से ही संबंधित विषय विज्ञान के लघु उत्तरी पार्ट 2 लेकर आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की। बैक नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रशिक्षु की। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, अयस्क क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेड को गैलेना से कापर से लेड को गैलेना से कापर पायराइट से कापर को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गैलेना, कापर, पायराइट क्रमशः लेड व कापर के अयस्क हैं। किसी भी धातु के कई अयस्क हो सकते हैं, परंतु जिसे भी वह धातु अल्प यानी कम व्यय पर प्राप्त हो वह उसका प्रमुख अयस्क कहलाता है। जैसे लेड का मुख्य अयस्क गैलेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अयस्कों से शुद्ध धातु को कई प्रविधियों के बाद प्राप्त किया जाता है। अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करने व उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित विधियों द्वारा पूर्ण किया जाता है। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। सांद्रता के पश्चात भी समस्त अशुद्धियां अलग नहीं हो पाती हैं, इसलिए धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया में पूर्व प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है दोस्तों अयस्क का पीसना, दूसरा है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ सामान्य विधियां निम्न हैं, जो हैं हाथ की सहायता से, गुरुत्व पृथक्करण की विधि द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तीसरा है दोस्तों निस्तापतन, चौथा है भर्जन या जारण, पांचवा है प्रगलन और छठवां है सिंटरन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। निस्तापन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, निस्तापन प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा अन्य वाष्पशील अपद्रव्य उड़ जाते हैं तथा धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। निस्तापन के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तथा प्राप्त ठोस संरंध्र होता है। निस्तापन परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। अयस्कों के निस्तापन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। बॉक्साइट के साथ होता है Al2O3 2H2O, हेमेटाइट का Fe2O3.NH2O। भर्जन या जारण से आप क्या समझते हैं? भर्जन या जारण एक ही नाम होता है। भर्जन भी आए, जारण भी आए, एक ही मतलब होता है दोस्तों। भर्जन या जारण अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। इस पद का मूल उद्देश्य अयस्क का आस्कीकरण है। भर्जन में विभिन्न रासायनिक परिवर्तन जैसे आस्कीकरण, अपचयन, क्लोरोनीकरण इत्यादि होते हैं, जबकि निस्तापन में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर हट जाते हैं। भर्जन क्रिया में धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण धातु ऑक्साइडों में हो जाता है तथा अयस्क में उपस्थित यस इत्यादि ऑक्सीकृत होकर उड़ जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड रह जाता है। यदि भर्जन क्रिया करते समय कोई अपचायक भी उपस्थित हो तो ऑक्साइड धातु में अपचेत हो जाता है, जैसे PbO प्लस CO इक्वल टू Pb प्लस CO2। भर्जन क्रिया सामान्यतः परावर्तनी भट्टी अथवा वात्या भट्टी में कराई जाती है। वे धातुएं जिनके अपचयन द्वारा धातु प्राप्त करना कठिन होता है उनको हैलाइड में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए धातु अयस्कों को हैलोजन, सामान्यतः क्लोरीन के साथ भर्जन करते हैं। परावर्तनी भट्टी का वर्णन कीजिए। परावर्तनी भट्टी
यह भट्टी अग्निशः ईंटों की बनी होती है तथा इसकी लंबाई 10 से 100 फीट तक हो सकती है। इस भट्टी की विशेषता यह है कि इसमें कार्बन युक्त ईंधन अयस्क अथवा धातु के संपर्क में नहीं आता। इस भट्टी के 3 भाग होते हैं। पहला है अग्नि स्थान, दूसरा है भट्टी का तल, तीसरा है चिमनी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वात्या भट्टी की कार्यविधि को समझाइए। इसको जरूर समझिएगा, प्रश्न 100% आने वाला प्रश्न है। वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। इस भट्टी को वात्या भट्टी इस कारण कहते हैं क्योंकि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। यह भट्टी स्टील की बनी होती है तथा इसकी ऊंचाई 50-60 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 14 मीटर हो सकती है। इसके अंदर की ओर अग्निशः ईंटें लगी होती हैं। भट्टी के मुंह पर घान को अंदर भेजने की व्यवस्था होती है। इस भाग को हापर कहते हैं, जिसमें कप तथा कोन लगे होते हैं। भट्टी के निचले भाग में ट्वियर की व्यवस्था होती है, जिनकी सहायता से गर्म वायु लगभग 600 सेंटीग्रेड की धारा भट्टी में प्रवाहित की जाती है। इस भट्टी में ताप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। सबसे ऊपरी खंड में इसका ताप 200-300 सेंटीग्रेड तथा सबसे नीचे के खंड में इसका ताप 1500 सेंटीग्रेड होता है। भट्टी के निचले भाग को चूल्हा या हर्थ कहते हैं। इस भाग में गलित धातुमल और गलित धातु एकत्रित होते रहते हैं। हर्थ में लगे 2 निकास द्वारों क्रमशः ऊपर के द्वारा अपचयन के पश्चात प्राप्त गलित धातुमल और निचले द्वार द्वारा गलित धातु बाहर निकालते रहते हैं। भट्टी का बीच का लंबा भाग जो 2 शंकुओं बाड़ी तथा बाँस से बना होता है शैफ्ट कहलाता है। ऊपर का लंबा शंकु बाड़ी व नीचे का छोटा शंकु बाँस स्टील के बने होते हैं तथा इनमें अग्निशः ईंटों का अस्तर लगा होता है। दोस्तों, इस भट्टी में विभिन्न तापक्रमों पर विभिन्न अभिक्रियाएं होती हैं। इस भट्टी का उपयोग मुख्यतः अपचयन तथा प्रगलन में होता है। अयस्कों का अपचयन इसी भट्टी में किया जाता है। अयस्क कोक व उचित गालक का मिश्रण हापर के द्वारा भट्टी में डालते हैं। ऊपर से नीचे आता मिश्रण घान अधिक से अधिक ताप पर गर्म हो जाता है, क्योंकि भट्टी का ताप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। भट्टी में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गालक भी गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलित धातु मल बना लेता है, जो तल में एकत्रित होता रहता है। दोस्तों, कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्टी अपेक्षाकृत छोटी, लगभग 6 से 8 मीटर और ऊंची 1 से 2 मीटर व्यास होती है। इसके बाहर पानी की जैकेट भी लगी होती है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, धातु संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, समझाइए। 2018 का आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, धातुओं की संक्षारण द्वारा हानि से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचती है। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा ऑक्सीजन से बचाया जाए। धातु को क्षरण बचाने के लिए निम्न विधियां हैं। पहला है दोस्तों, पेंट का लेप चढ़ाकर। धातु की वस्तु पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। हमारे घरों में भी लोहा और स्टील से बनी हुई कई वस्तुओं पर पेंट किया गया है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। दूसरा है दोस्तों, ग्रीस या तेल लगाकर। तेल या ग्रीस की परत भी धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संक्षारण को रोकती है। आपने देखा होगा कि नए औजारों जैसे कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग न लगे। तीसरा है दोस्तों, गैल्वेनीकरण, धातु चढ़ाना। गैल्वेनीकरण कैसे किया जाता है? लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला है दोस्तों, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकेल तथा टिन वायुमंडल में
उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमीनियम के ऊपर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। एल्यूमीनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमीनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। अगला है दोस्तों मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा तथा कार्बन की मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। अगला है दोस्तों मिश्र धातु क्या है, इसके विशिष्ट गुण बताइए। दोस्तों कई बार शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। धातु में अन्य धातुओं अथवा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। या मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या धातु का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। दोस्तों मिश्र धातु के भौतिक व धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका अधिक उपयोग होता है। कुछ प्रचलित मिश्र धातुओं का संगठन इस प्रकार है। मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील आदि होते हैं। मिश्र धातु के कई गुण होते हैं, जिनमें से पहला गुण है दोस्तों मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती हैं। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसमें थोड़ा तांबा, कापर मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। दूसरा है दोस्तों मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिसमें जंग नहीं लगता। तीसरा है दोस्तों मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। चौथा है दोस्तों मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर सीसा तथा टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। अगला है दोस्तों मेंडलीव के आवर्त नियम का उल्लेख करते हुए मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण बताइए। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने सभी ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ सामान्य लक्षण हैं। जो पहला है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। दूसरा है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण पाए जाते हैं, जैसे संयोजकता, विद्युत धनात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता आदि में समानता होती है। तीसरा है दोस्तों, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की ऋण विद्युत संयोजकता कम होती है, अर्थात धन विद्युत संयोजकता बढ़ती जाती है। चौथा है दोस्तों, अपेक्षाकृत कम परमाणु द्रव्यमान उसका मौलिक गुण है, जो उस तत्व की विशेषताएं दर्शाता है। पांचवा है दोस्तों, तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसका मौलिक गुण है, जो उस तत्व की विशेषताएं दर्शाता है। छठवां है दोस्तों, सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। सातवां और अंतिम है दोस्तों, सारणी में कुछ तत्व ऐसे स्थान पर रखे गए थे जिनके अनुसार उनके गुण भी थे। बाद में उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में संशोधन हुआ तथा इन्हें सारणी में उचित स्थान पर रखा गया। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं। वर्ग है दोस्तों, सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने वर्टिकल कॉलम हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। आवर्त क्या है दोस्तों, आवर्त सारणी की 36 पंक्तियां हॉरिजेंटल रो आवर्त कहलाती हैं। इसमें कुल 7 आवर्त हैं, वर्ग 8 और आवर्त में 7। अगला प्रश्न है,
मेंडलीफ आवर्त सारणी के गुण दोषों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि आधुनिक दीर्घाकार सारणी में इन दोषों का निराकरण किस प्रकार हुआ है। अगला है तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या है। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। 2017 और 19 का आया हुआ प्रश्न है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में दोस्तों, इसको भी अच्छे से समझिए। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है दोस्तों, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। वर्ष 1869 से पहले बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीफ की आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के सामान्य हैं, अतः मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस दशा में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 तथा बोरान के परमाणु भार 11 के मध्य में होना चाहिए। इससे मेंडलीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 न होकर 9.4 है। इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि बेरिलियम का परमाणु भार लगभग 9.4 ही है। इसी प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी से कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भारों को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। दूसरा है दोस्तों, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक है। जैसा कि पहले बताया गया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। इन अज्ञात तत्वों के गुणों तथा परमाणु भारों की भविष्यवाणी कर दी गई थी। नए तत्वों की खोज के साथ साथ इन रिक्त स्थानों की पूर्ति चली गई तथा इनके गुण और परमाणु भार पहले की गई भविष्यवाणी के अनुरूप थे, जिससे इनकी खोज की पुष्टि हुई। उदाहरणार्थ, स्कैंडियम का परमाणु भार 44.9 होता है, गैलियम का परमाणु भार 69.7 होता है तथा जर्मेनियम का परमाणु भार 72.6 होता है। तीसरा है दोस्तों, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया है। चूंकि सामान्य गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था, अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के गुणों के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता था। यह सारणी तत्वों में परस्पर संबंध तथा विभेद स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। अगला है दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ये गुण थे। अब मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन का स्थान पहला। हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के साथ रखा गया है, जबकि इसके गुण हैलोजन आदि से भी मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों, असमान तत्वों को एक साथ रखना, इसके गुण है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष हैं। गुण अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तीसरा है दोस्तों, समान तत्वों को अलग अलग रखना। चौथा है दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। पांचवा है समस्थानिक का स्थान। छठवां है दोस्तों, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के कई दोष दीर्घाकार आवर्त सारणी के माध्यम से दूर हो गए, जिनमें से पहला है दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की भांति इसमें भी एक्टिनाइड तथा लैंथोनाइड तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा जाता है। दूसरा है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अस्पष्ट होती है। तीसरा और अंतिम है दोस्तों, 8वें समूह के तत्वों को 3-3 के समूह में 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम रूप में रखा गया है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रारूपिक तत्व किन्हें कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। दोस्तों, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन तक के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के उपवर्गों ए तथा बी के बीच सेतु की भांति कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ग प्रथम का सोडियम तत्व प्रारूपिक तत्व है, क्योंकि सोडियम प्रथम वर्ग के उपवर्गों ए व बी दोनों के तत्वों से समानता रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तिता को विस्तार पूर्वक
समझाइए। विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता। पहला है दोस्तों, परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। दूसरा है दोस्तों, जब कोई दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को जो परमाणु अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए, ऊपर वाला करिएगा दोस्तों। ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। घरों तथा कल कारखानों में मेंस तथा प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, टेलीविजन आदि तथा कारखानों की सभी मशीनों को चलाने में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत क्या हैं? विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत सेल और जनित्र जनरेटर है। सेल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्राथमिक सेल, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। प्राथमिक सेल को इन रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के कार्य में किया जाता है। पहला है जैसे लेक्लांसे सेल, दूसरा है डेनियल सेल, तीसरा है वोल्टी सेल, चौथा होता है शुष्क सेल। लेक्लांसे सेल एक शीशे का बर्तन है जिसमें अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। इस विलयन में जस्ते की छड़ तथा एक रंध्र बेलनाकार बर्तन रखा है। बेलनाकार बर्तन में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता है तथा कार्बन की छड़ रखी रहती है। कार्बन की छड़ धन ध्रुव तथा जस्ते की छड़ ऋण ध्रुव का कार्य करती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट होता है। सेल जिसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में विशेष रूप से करते हैं वह लेक्लांसे सेल का संशोधित रूप है। दूसरा है दोस्तों द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इस सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। चूंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। क्योंकि इस सेल के दो कार्य हैं। प्रथम, आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय तथा द्वितीय कार्य है सेल का उपयोग करते समय संचित रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, इसलिए इसे द्वितीयक सेल कहते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल और नीफे सेल आदि। दूसरा है दोस्तों जनित्र यानी कि जनरेटर। सामान्यतः विवाह एवं अन्य समारोहों, कारखानों एवं घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा किसी साधन से प्राप्त होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। आप सब लोग बम शंकर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। नमस्कार।